तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना? ये समझ में आ गया था सबको? ये डायग्राम समझ में आया था? ये लास्ट क्लास का ही डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया था कि 100 ml जो ब्लड होता है वो 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट करता है आपके टिश्यूज से आपके लंग्स तक। ये समझ में आ गया था? 100 ml of blood transport 4 ml of CO2 from tissues to lungs। यहां तक समझ में आ गया था आपको? अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है। देखो यहाँ पर सारा इवेंट क्या होता है उसका वो देखिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अब जैसे मान लो, देखिए देखो, मान लो ये आपका आरबीसी है, ठीक है? ये भी आरबीसी है जो लंग के पास है और ये आरबीसी आपके सेल्स के पास है, ठीक है? और आप जानते हैं कि आरबीसी के बाहर ये प्लाज्मा होता है, ये सेल्स है, सेल्स के बाद ईसीएफ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्यूब कहते हैं, है ना? तो आपको पता है कि जब ये आरबीसी जब यहाँ पर HbO2 आपके आरबीसी में या HbO2 होता है तो ये Hb में और ऑक्सीजन में डिसोसिएट करता है और ये ऑक्सीजन आपके सेल्स में आता है और वो सेल्स में पता क्या होता है C6H12O6 को ये ऑक्सीजन मिलेगा, देखो यहाँ पर, और ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP कहता है। ये तो आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिला इस तरीके से, देखो। और अभी होता क्या, देखो ये Hb यहाँ पे जो खाली हो गया, अब देखो क्या होता है, ये जो CO2 है, जो CO2 यहाँ बना, अब ये CO2 पहले ECF में होता हुआ ये अब आपके प्लाज्मा में आएगा और प्लाज्मा में आने के बाद ये जो CO2 होता है इसका क्या फेट है, ये CO2 ये आपके आरबीसी में देखो एंटर हुआ, देखिए ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद हमको क्या क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ये CO2 पहुंचेगा, ये CO2 अब कुछ अमाउंट में, देखो CO2 का फेट क्या है, ये CO2 कंबाइन करता है इस Hb के साथ, तो यहाँ बनता है क्या, कुछ HbCO2, ठीक है? ये भी जानते हैं जो CO2 अब इसमें गया है
ये CO2 यहाँ पर कंबाइन करता है H2 के साथ और बनता है क्या बताओ, H2CO3। और ये थोड़ा सा इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, देखो ऐसे करता हूँ। देखिए जो CO2 अब आपके सेल्स में आ गया, इसका फेट क्या क्या है देखो। तो ये CO2 अब आपको पता है यहाँ पे कुछ CO2 ये H2O से कंबाइन करता है, क्योंकि जो आरबीसी में वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में देखो, और ये बनता है क्या, H2CO3, और ये टूट जाता है H प्लस में और HCO3 माइनस में। ठीक है, अब देखो, अब ये जो Hb यहाँ पे देख रहे हो, इस Hb का फेट क्या है बताओ। ये जो Hb यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आरबीसी में क्या क्या हो रहा है, कुछ Hb इस H प्लस से कंबाइन कर जाता है और ये बन जाता है H इंटू Hb, बफरिंग का काम करता है। और कुछ Hb जो होगा देखो, ये प्लस CO2 से कंबाइन कर गया और ये बन गया HbCO2। फिर से मैं बता दूं, बाहर देखो क्या क्या हो रहा है, इस आरबीसी में क्या हो रहा है, जो CO2 आपके आरबीसी में एंटर हुआ है, ये CO2 अब H2O से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ये बन जाता है H2CO3 और ये वापस टूटता है H प्लस में और HCO3 माइनस में। एक ये हो गया। दूसरा देखो, कुछ CO2 Hb से कंबाइन कर गया और ये बन गया HbCO2, और ये H प्लस भी Hb से कंबाइन करता है और ये बन जाता है देखो क्या, ये बन जाता है H इंटू Hb। तो ये सारा प्रोसेस आपके इसके अंदर हो रहा है। अब होता क्या देखो, क्योंकि कार्बनिक एनहाइड्रेट का एक्शन काफी फास्ट होता है, तो ये जो H प्लस होता है देखो, ये H प्लस आरबीसी के बाहर ये आ नहीं सकता, ये इसके लिए इम्पर्मिएबल होता है। लेकिन जो बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट अब आपके आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में पहुंच जाएगा, ये बन गया HCO3 माइनस बाहर आ गया, और इसके बदले जो आपके प्लाज्मा में NaCl होता है देखो, NaCl ये टूटता है Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, ये Cl एंटर कर जाता है आपके, हाँ बताओ, आरबीसी के अंदर। और ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ बना, अभी कंबाइन कर दिया Na के साथ देखो, तो Na प्लस HCO3 माइनस, ये बन जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया यहाँ पर, बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, Cl अंदर चला गया। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, मान लो इधर आपका ये आर्टेरियल ब्लड है और इधर आपका ये वेनस ब्लड है, तो इस वेनस ब्लड में अगर देखा जाए Cl का अमाउंट आर्टरी से, क्योंकि Cl चला गया आरबीसी के अंदर, तो वेनस ब्लड में अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन जो होता है इज लेस देन आर्टेरियल ब्लड कहते हैं। और इसी पॉइंट को देखो, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ, इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा इसको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब आपके इस आरबीसी के अंदर इसका अमाउंट ज्यादा हो गया है, H प्लस का भी और बाइकार्बोनेट का भी। H प्लस आरबीसी के बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि आरबीसी का मेम्ब्रेन H प्लस के लिए इम्परमेबल होता है, हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जा सकता।
तो बाहर क्या जाएगा बताओ, बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये बाहर आ गया है, और उसके बदले जो NaCl था प्लाज्मा में टूटता है Na+ में, और Cl- में ये Cl चला गया इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अगर माइनस बाहर आया तो माइनस अंदर भी जाएगा ना, तो बाइकार्बोनेट बाहर आ गया और Cl चला गया आरबीसी के अंदर। तो आप इस पॉइंट पे देखो, वेनस ब्लड में देखो Cl का अमाउंट क्या होगा बताओ। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे आर्टेरियल ब्लड से, तो Cl का अमाउंट वेनस ब्लड में कम हो जाता है, और इसी कमी को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग इसको बताते हैं कि Cl बाहर चला गया, बाइकार्बोनेट अंदर आ गया, इसको क्लोराइड शिफ्ट क्या देते हैं। शिफ्ट कहने का मतलब यहां समझ में आ रहा है आपको? शिफ्ट इसलिए कहते हैं कि वेनस ब्लड में Cl- का अमाउंट आर्टेरियल ब्लड से क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है। और देखो कुछ बाइक, अब देखो क्या होता है, ये जो CO2 आपके प्लाज्मा में है, कुछ CO2 देखो डायरेक्टली H2O से कंबाइन करता है और बनता है क्या बताओ, ये बनता है H2CO3, बहुत कम अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि आपके प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेट का अमाउंट ना के बराबर होता है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल कहते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट चूंकि आरबीसी के अंदर होता है, देखो ये सी क्या लिखा होता है, सी का मतलब क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, एंजाइम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपके सेल्स में CO2 का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके आरबीसी में CO2 बढ़ेगा, तो वैसी बात है HbO2 से Hb अलग होता चला जाता है। इसी को बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, याद रखना, बोहर्स इफेक्ट यही तो कहता है कि CO2 के बढ़ने से H+ बढ़ता है, ब्लड एसिडिक हो जाता है, और इसकी वजह से क्या बताओ, इसकी वजह से HbO2 से फास्टर Hb और O2 अलग हो जाता है। देखो ये समझ में आ रहा है आपको, जितना ज्यादा यहाँ पे CO2 बनेगा उतना ज्यादा H2CO3 भी बनेगा, जितना ज्यादा H2CO3 बनेगा ब्लड उतना ज्यादा, आरबीसी का पार्ट उतना ज्यादा एसिडिक और H+ ज्यादा बनेगा ना उसमें, और H+ के ज्यादा बनने की वजह से ब्लड जितना ज्यादा एसिडिक होगा HbO2 से उतना फास्ट ऑक्सीजन से क्या होता अलग होता चला जाएगा। याद रखिएगा इसको, बोर्स इफेक्ट क्या कहता है, CO2 बढ़ेगा तो ब्लड बिकम मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होने की वजह से HbO2 से ऑक्सीजन बहुत फास्ट अलग होता है। तो जिस रेट से आपके आरबीसी में CO2 का अमाउंट एंटर करेगा, उसी हिसाब से वहां पे H+ बनेगा। ब्लड जितना ज्यादा एसिडिक होगा HbO2 से उतना फास्ट ऑक्सीजन क्या होगा बताओ, अलग होगा। इसी को बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। तो एक लाइन कहने का मतलब बोहर्स इफेक्ट क्या होगा बताओ, more acidic blood results in fast dissociation of HbO2। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बफरिंग करना होता है ना, H+ अगर ज्यादा बना है तो ब्लड को एसिडिक होने से बचाना होता है, तो Hb जो फ्री होगा ना वो इस H से कंबाइन कर जाएगा, देखो न्यूट्रल हो गया वो। तो हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह काम करता है, बट हीमोग्लोबिन बने आएगा कहां से बताओ, जब वो HbO2 से अलग होगा। तो HbO2 से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए एसिडिक ब्लड ज्यादा हेल्प करता है उसको, अगर ब्लड बिकम मोर एसिडिक कहते हैं। एसिडिक क्यों हुआ, H+ के ज्यादा होने की वजह से।
तो ये जो आप देख रहे हो कि CO2 ज्यादा बढ़ेगा, HbO2 से Hb ज्यादा फास्ट अलग होगा, इसी को बोहर इफेक्ट कहा जाता है। अब यहां देखो, अब जब यहां पे आएंगे आप तो यहां क्या क्या देखो, यहां पे H2CO3 है और इसके अंदर क्या देखो, यहां पे H2CO3 भी है, यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और अंदर की तरफ बताओ यहाँ पे आरबीसी में क्या है, यहाँ पे H इंटू Hb भी है और यहाँ पे HbCO2 भी है। देखिए अब क्या होगा, देखिए अब लंग्स से जैसे ऑक्सीजन आपके आरबीसी को मिलेगा तो क्या होगा देखो, अब यहां पर क्या होगा देखो, ये जो Hb है और इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये वापस HbO2 बनेगा और H प्लस बनेगा, देखो यहाँ पे वापस ये H यहां से लगा हुआ है और यहाँ क्या होगा देखो, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये वापस टूटता है Na प्लस में प्लस बाइकार्बोनेट में लंग्स के पास। अब ये बाइकार्बोनेट वापस कहां एंटर करेगा बताओ, आपके आरबीसी में, और उसको कंपनसेट करने के लिए वापस Cl आपके आरबीसी से बाहर आएगा देखो, तो ये वापस यहाँ क्या बनेगा बताओ, ये वापस बन जाएगा देखो यहाँ पे NaCl और जो बाइकार्बोनेट अंदर गया है HCO3 माइनस, ये H प्लस से कंबाइन करता रहेगा और वापस बनता है क्या H2CO3 और ये H2CO3 वापस टूट जाता है देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, ये वापस टूटता है H2O में प्लस CO2 में और ये जो CO2 है ये वापस चला गया आपके लंग्स में और ये जो HbCO2 है ये वापस टूटता है देखो किसमें, वापस Hb में प्लस CO2 में, ये भी चला जाता है आपके लंग्स में CO2 और ये देखिए इसमें तो अब देखो सारा रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, लंग्स के पास रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट टूट गया है Na प्लस में HCO3 माइनस में, तो क्या हुआ देखो, इससे जो NaCl है क्योंकि बाइकार्बोनेट अंदर की तरफ जाता है Cl बाहर आता है, रिवर्स टू राइट शिफ्ट कहता है इसको, रिवर्स हो रहा है, बाइकार्बोनेट अंदर आएगा वो H प्लस से कंबाइन करेगा वापस बनेगा H2CO3, कार्बोनिक एनहाइड्रेट वापस काम करता है देखो इसमें, ये बनता है H2O प्लस CO2, CO2 चला गया लंग्स में, ये जो HbCO2 है ये भी टूटा Hb में और CO2 में, CO2 कहां चला गया आपके लंग्स में, वापस ये Hb फ्री हो गया देखो, ये Hb ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा देखो, तो Hb ऑक्सीजन से कंबाइन करता चला जाता है देखो और बन जाता है क्या HbO2, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपके लंग्स के पास एक पढ़ेंगे आप हेल्डन इफेक्ट कहा जाता है, ये इफेक्ट क्या कहता है देखो कि कैसे HbO2 का फॉर्मेशन होता है, हेल्डन इफेक्ट बात करता है HbO2 के बनने की बात करता है, देखो HbO2 का बनना जो है ये हेल्डन इफेक्ट की वजह से होता है और HbO2 का टूटना जो होता है वो बोहर्स इफेक्ट की बात करता है, तो हेल्डन इफेक्ट डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ HbO2, फॉर्मेशन ऑफ HbO2 कहता है।
तो हेल्डन इफेक्ट HbO2 के बनने की बात करता है और बोहर्स इफेक्ट HbO2 के टूटने की बात करता है। और कुछ CO2 तो आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, जो प्लाज्मा में CO2 होता है वो भी CO2 कहां पहुंचता है? आपके लंग्स में। और आप एक्सपायरेशन से उस CO2 को बाहर निकाल देंगे। तो लंग्स के पास रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है और टिश्यूज के पास, सेल्स के पास क्लोराइड शिफ्ट की बात करते हैं। तो HbO2 का बनना ये हेल्डन इफेक्ट की वजह से होता है और HbO2 का टूटना जो होता है ये बोहर्स इफेक्ट की वजह से होता है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ भाई, समझ में आ गया? ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? और यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, क्या अंदर आता है, क्या बाहर जाता है। तो ब्रीफली यही हुआ ना, क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट में ये आरबीसी है और ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा से Cl अंदर की तरफ आता है और आरबीसी से बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है। और ये जो प्रोसेस है देखो, ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं इसको। क्या जो की जरूरत होती है यहाँ पर? तो ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है इसको। याद रखिएगा, प्लाज्मा से Cl अंदर आता है और आरबीसी से बाइकार्बोनेट बाहर जाता है। इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट इसलिए कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आर्टेरियल ब्लड के रेस्पेक्ट में वेनस ब्लड में क्लोराइड आयन की कमी हो जाती है आपके टिश्यूज के पास, आपके सेल्स के पास। इसकी वजह से इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। समझ में आ गया? और लंग्स के पास रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है, उल्टा काम होता है। देखो आरबीसी में, आरबीसी से क्या होगा बताओ? Cl बाहर की तरफ जाएगा और बाइकार्बोनेट अंदर की तरफ आता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 को तोड़ता भी है और H2CO3 को बनाता भी है। ये भी समझ में आ गया आपको? और ये एनहाइड्रेज एंजाइम आपके आरबीसी के अंदर होता है। प्लाज्मा में इसका अमाउंट बहुत कम होता है। पूछा जाएगा H2CO3 का अमाउंट प्लाज्मा में ना के बराबर होता है, इज वेरी वेरी लेस। उसका आंसर क्या बताओ? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इट इज वेरी वेरी लेस इन अमाउंट इन द प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3 का अमाउंट आपके प्लाज्मा में ना के बराबर होता है। इसका कारण क्या समझ में आ गया आपको? इसका कारण ये है कि आपके प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का अमाउंट वेरी पुअर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वेरी पुअर अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। Carbonic anhydrase is mainly present in our RBC. समझ में आ गया? और इसका एक वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगी आपको सारी कहानी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, और क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर।
ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो इसीलिए कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये बफर की तरह काम करता है, ये बफर की तरह काम करता है, क्योंकि H+ को बांध देता है, H+ से कंबाइन कर जाता है। तो जो कहते हैं ना, जो ब्लड का एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए, ब्लड कभी एसिडिक नहीं होता ना पूरी तरह से, उसका पीएच अल्कलाइन में ऊपर नीचे होता है। यूजुअली कहते हैं कि देखेंगे अगर आप कि अगर आपके इस पॉइंट पे आर्टेरियल ब्लड में अगर आपका पीएच ब्लड का मान लो 7.6 के आसपास होता है, तो वेनस ब्लड में ये पीएच 7.4 हो जाता है। पीएच मतलब वेनस ब्लड ज्यादा एसिडिक हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू आर्टेरियल ब्लड। पीएच तो अल्कलाइन ही रहता है ना, बट ये देखो 7.6 है, ज्यादा अल्कलाइन है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, कम अल्कलाइन हो गया ना, तो ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ब्लड कभी भी एसिडिक पीएच में नहीं आता, ब्लड तो अल्कलाइन पीएच में ही रहता है, बट एक कंपैरिजन करते हैं कि आर्टेरियल ब्लड के रेस्पेक्ट में हमारा जो वेनस ब्लड है वो ज्यादा एसिडिक होता है। समझ में आ गया? तो इसको मिटा दो यहां से अब। हाँ भाई, सबने लिख लिया इसको? तो इसको यहां से साफ कर दिया जाए अब। और एक बार वीडियो मैं भेजूंगा, वो भी देख लीजिएगा आप। अब देखो, तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ये एक रिवर्सिबल एंजाइम होता है। और मैंने कहा था कि दो इफेक्ट है, H2CO3 से इस पे एक्शन से ये बनता है H2O प्लस CO2, और ये होता है आरबीसी एट लंग्स। और आरबीसी एट टिश्यूज क्या कहते हैं बताओ? यहां पर H2O प्लस CO2 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट एक्शन करता है और ये बनता है H2CO3। देखिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहता है इसको। प्लाज्मा में कहते हैं वेरी पुअर अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, टिश्यूज के पास मैंने कहा था यहां से बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है और Cl अंदर आता है। यहां मैंने क्या बताया था, यहां पर इसके अंदर जाता है क्या, बाइकार्बोनेट, और यहां से बाहर निकलता है क्या बताओ, Cl-। तो आरबीसी नियर लंग्स, आरबीसी एट टिश्यूज, ये याद रखिएगा ब्रीफ में। और ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम है ये। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या बताओ, ये राइट शिफ्ट होता है
इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? ये एक ब्रीफ है इन सभी चीजों का। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ वी कंट्रोल आवर ब्रेथ, ब्रेथ प्रोसेस को रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है वो देखिए। तो पहली बात तो ये रेस्पिरेशन एक मेनली इनवॉलंटरी प्रोसेस है। समटाइम it may be voluntary, कुछ समय के लिए वॉलंटरी हो सकता है, आप जानबूझ के सांस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज्यादा रेट बना सकते हैं, सब मेनली एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है इसका सेंटर हमारे मेडुला में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, प्लस पोन्स वेरोली में आता है। और जो वॉलंटरी प्रोसेस है ये हमारे सेरेब्रम से होता है। ठीक है, तो याद रखना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में और आपकी पोन्स वेरोली में, मान लो ये पोन्स वेरोली है और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखो एक एरिया होता है, दो एरिया है देखो लिखा है और कुछ इसमें इस तरह एरिया देखो। तो पोन्स वेरोली में एक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होता है यहाँ पर, इस ग्रुप को न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये देखो जो मेडुला में होता है इसको डॉर्सल न्यूक्लियाई कहते हैं, और इसको वेंट्रल न्यूक्लियाई कहा जाता है, वेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर को सेंट्रल मेडुलरी कीमो रिसेप्टर कहते हैं। और याद रखिएगा जैसे ये सपोज करो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ऐसे ये हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स वगैरह बाहर निकलते हैं, यहां पे भी कुछ स्ट्रक्चर देखो इस तरह से, एक होता है देखो आयोटिक आर्क कहते हैं आर्क, और कैरोटिक आर्क होता है, ये ब्लड वेसल्स में होता है आयोटिक कैरोटिड। समझो मैं क्या
मैंने क्या कहा, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो मेनली इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। उसके सेंटर कहां पे होते हैं आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेलोरी में। और जो समटाइम हम वॉलंटरीली ब्रीथ करते हैं वो सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है उसका सेंटर। सेरिब्रम और इसको क्या बोलते हैं, इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब मैंने क्या कहा, देखो ये पॉन्स वेलोरी का एरिया है, पॉन्स वेलोरी। इसमें एक स्ट्रक्चर, इसको नीमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखो दो चीजें होती है, डॉर्सल न्यूक्लियाई, वेंट्रल न्यूक्लियाई, और सेंट्रल पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल मेडुलरी कीमोरिसेप्टर कहा जाता है। ये आपका हार्ट है, हार्ट के ब्लड वेसल्स में देखो देखो क्या लिखा हुआ है, ये टर्म यूज करते हैं आयोटिक आर्क रिसेप्टर कहते हैं, कैरोटिड आर्क, या इसको कैरोटिड बॉडी भी कहा जाता है, रिसेप्टर भी होता है। इन दोनों को मिलाकर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। देखो ये यहां पर है, यहां पर, इसे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। अब देखो क्या सिस्टम है, याद रखिएगा कि जो डॉर्सल न्यूक्लियाई होता है इसको बेसिक रिदम सेंटर कहा जाता है ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। और याद रखना डॉर्सल न्यूक्लियाई से इंपल्स डिस्चार्ज होता है, इंपल्स डिस्चार्ज होता है फॉर 2 सेकेंड, और इस 2 सेकेंड के अंदर अब क्या होगा, देखो कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये इसी इंपल्स की वजह से होता है। ये डॉर्सल न्यूक्लियाई से 2 सेकंड के लिए देखो क्या होता है। तो इनहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन फॉर 2 सेकेंड्स, और फिर क्या कहते हैं, देखो नेक्स्ट 3 सेकेंड डॉर्सल न्यूक्लियाई इज ऑफ, ये बंद रहता है। तो अगले 3 सेकेंड पे क्या होगा, नेक्स्ट 3 सेकेंड क्या होगा, एक्सेलेरेशन होता है। मतलब इनहेलेशन एक्सेलेरेशन, इनहेलेशन एक्सेलेरेशन, 2 सेकेंड का इनहेलेशन है और 3 सेकेंड का एक्सेलेरेशन होता है। तो ये एक कंप्लीट ब्रेथ कहते हैं, जिसका टोटल टाइम 5 सेकेंड का होगा। मतलब ये है कि 2 सेकेंड तक इनहेल करेंगे जब तक इंपल्स आता रहता है, अगले 3 सेकेंड कोई इंपल्स नहीं आता, वो ऑफ हो जाता है डॉर्सल सेंटर। तो ये ऑन ऑफ सिस्टम जो है देखो चलता रहता है। और याद रखिएगा
इस ऑन ऑफ, अब देखो ऑफ कैसे होता है, याद रखिएगा। स्विच ऑफ जो होता है ना, स्विच ऑफ एक्टिविटी ऑफ डॉर्सल न्यूक्लियाई is due to नीमोटैक्सिक सेंटर कहा जाता है। ऑफ, ये ऑफ करने के लिए हमारे पास ये होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर इसको ऑफ करता है, ऑफ। ऑन अपने आप होता है, जितनी जल्दी ऑफ ऑन प्रोसेस चलेगा उतना आपका रेट बढ़ेगा रेस्पिरेशन का। तो नीमोटैक्सिक सेंटर का काम हमेशा ऑफ करना होता है, इसको डॉर्सल न्यूक्लियाई को 2 सेकंड के बाद ऑफ करेगा और अगले 3 सेकंड ये ऑफ रहता है, फिर अपने आप ये एक्टिवेट होगा, 2 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, फिर से इसको ऑफ कर दिया जाता है। तो ऑफ करने का काम नीमोटैक्सिक सेंटर का होता है। स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑन खुद होता है, देखो स्विच ऑन अपने आप होता है, स्विच ऑफ करने के लिए नीमोटैक्सिक सेंटर की बात करते हैं। और इसीलिए कहते हैं देखो कि ये जो कहते हैं ना, ये जो मॉड्यूलेशन होता है, जो ऑल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, ये नीमोटैक्सिक सेंटर की वजह से होता है। याद रखना, नीमोटैक्सिक सेंटर का काम पूछा जाएगा आपसे, क्या बोलेंगे तो इट मॉड्यूलेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहता है, इट मॉड्यूलेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को चेंज करने का काम नीमोटैक्सिक सेंटर का होता है। ये रेट को बढ़ाता भी है, रेट को कम भी कर सकता है, ये मॉड्यूलेट करना कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहा जाता है। याद रखिएगा कि नीमोटैक्सिक सेंटर मॉड्यूलेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आ गया सबको? ऑफ ऑन सिस्टम है ये। डॉर्सल न्यूक्लियाई को मेन सेंटर कहते हैं, ये अपने आप ऑन होता है, बट इसको ऑफ करने का काम, स्विच ऑफ करने का काम इसका होता है नीमोटैक्सिक सेंटर का। तो स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन। तो स्विच ऑन खुद होता है, स्विच ऑफ कौन करता है बताओ? नीमोटैक्सिक सेंटर। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल कहां से होता है? नीमोटैक्सिक सेंटर से। बट बेसिक रिदम सेंटर किसे कहते हैं? डॉर्सल न्यूक्लियाई को। एक ब्रेथ, ये पूरा टाइम कितना हो गया बताओ? इसको 1 ब्रेथ कहते हैं, जिसका टोटल टाइम होता है कितना बताओ? 5 सेकंड का। तो 1 मिनट में कितना हो गया ब्रेथ? 12 टाइम्स। 60/5 12 हो जाएगा ना। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना हो गया? 12 पर मिनट नॉर्मली। तो याद रखिएगा कि नीमोटैक्सिक सेंटर डॉर्सल न्यूक्लियाई को कभी एक्टिवेट नहीं करता है, उसको हमेशा ऑफ करता है, स्विच ऑफ। चल रहा है, बीच में बंद कर दिया उसको, तो वो इंपल्स भेजना बंद करेगा। इंपल्स भेजना बंद करेगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, और मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो रिलैक्स करेगा तो एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन होने के लिए किसी तरह की इंपल्स की जरूरत नहीं होती है, इनहेलेशन करने के लिए आपको इंपल्स की जरूरत होती है। तो न्यूरल स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड फॉर इनहेलेशन, नॉट फॉर एक्सेलेरेशन। याद रखिएगा, याद पूछा जाता है आपसे कि न्यूरल impulse is required for inhalation, not for exhalation.
न्यूरल इंपल्स इज रिक्वायर्ड फॉर इनहेलेशन नॉट फॉर एक्सहेलेशन। समझ में आ गया बच्चों सबको? ठीक है, अब देखो, तो ये लिख लिया सबने इसको। अब देखो केमिकल कंट्रोल क्या है, याद रखिएगा। CO2 जब आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है, मोर CO2, इसकी वजह से H+ भी बढ़ जाता है, मोर H+। ये दोनों जो होता है देखो, इसके होने की वजह से क्या लिखते हैं देखो, एक्टिवेशन ऑफ बोथ सेंट्रल मेडुलरी कीमो रिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या है। ये बताया था इसको एयोटिक बॉडी प्लस कैरोटिड बॉडी कहा जाता है, जो ब्लड वेसल्स में होता है, इसी को कहते हैं ना। ये एक्टिवेट होता है और इसकी एक्टिवेट होने की वजह से हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। रेस्पिरेशन इंक्रीजेस क्या है, और इसकी वजह से क्या होगा देखो, CO2 वॉश आउट होता है, वॉश आउट फ्रॉम लंग्स। आप जितनी जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे उतना ऑक्सीजन आपके बॉडी में आएगा और उतना फास्ट CO2 आपके बॉडी से बाहर निकलेगा। तो CO2 अगर आपके ब्लड में बढ़ा है तो H+ भी बढ़ेगा। दोनों की बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ बोथ सेंट्रल, देखो ये वाला है, ये डायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस करता है, देखो ये डायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे देखो ये जो होगा ये इसको इन्फ्लुएंस करता है रेट बढ़ाने में। तो जैसे ही आपके ब्लड में CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, H+ ज्यादा हो जाएगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, और जितना फास्ट आप ब्रीथ करेंगे ऑक्सीजन उतना फास्ट अंदर आएगा और CO2 बाहर निकलेगा। इसको वॉश आउट कहते हैं, CO2 का वॉश आउट हो गया आपके लंग से। ऑक्सीजन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, याद रखना लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड नॉट या कहते हैं फ्लक्चुएशन क्या है, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड हार्डली इन्फ्लुएंस कहा जाता है, हार्डली इन्फ्लुएंस, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। Fluctuating level of oxygen in blood, it hardly influence rate of respiration. अगर ऑक्सीजन थोड़ा ऊपर नीचे होगा भी ना, इससे बहुत ज्यादा आपके रेट पे फर्क नहीं पड़ता। रेट का फर्क मेनली CO2 की वजह से होता है और H+ की वजह से होता है। ब्लड अगर ज्यादा एसिडिक हो गया है तो उस एसिडिक कंडीशन को कम करने के लिए हमें CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा, और CO2 तभी बाहर निकलेगा जब रेट आपका ज्यादा होगा। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का
बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो क्या लिखा हुआ देखो, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड हार्डली इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो एक टर्म यूज करते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल, इसको हैरिंग्स ब्रीवर्स रिफ्लेक्स कहा जाता है। क्या रखना, ओवर स्ट्रेचिंग कहते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स एक्टिवेट स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहा जाता है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन alveoli and bronchioles ज्यादा स्ट्रेच होगा तो ये एक्टिवेट होता है, और इसके एक्टिवेट होने की वजह से इट स्विच ऑफ द इनहेलेशन एक्टिविटी। सांस को आप अंदर ज्यादा नहीं ले पाएंगे, रुक जाएगा। ये मैकेनिकल कंट्रोल कहा जाता है। इसी को हैरिंग्स ब्रीवर्स रिफ्लेक्स कहते हैं कि लंग्स ज्यादा स्ट्रेच होगा ना तो एक समय के बाद आपका अपने आप को ब्रीदिंग बंद हो जाता है। अगर आप सांस को इनहेल कर रहे हो तो एक समय के बाद वो रुक जाता है। लंग्स ओवर स्ट्रेच कर गया तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्विच ऑफ कर देता है, किसको बताओ, इनहेलेशन वाले सेंटर को। इसको मैकेनिकल कंट्रोल कहा जाता है। तो कंट्रोल नर्वस भी होता है, केमिकल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है, और ये तीनों मिलकर आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है, देखो वो नर्वस भी होता है, केमिकल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। तीनों कंट्रोल है, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड मैकेनिकल कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। स्विच ऑफ कर देना कि आप ज्यादा अब एयर को इनहेल नहीं कर पाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो इसी प्रोसेस को कहते हैं लिमिट ऑफ इंस्पायरेशन कहा जाता है कि कितना आप एयर को इंस्पायर कर सकते हैं मैक्सिमम, इसी को लिमिट ऑफ इंस्पायरेशन कहा जाता है। आप इनहेल करो, आप एयर को अंदर लीजिए तो एक समय के बाद अपने आप रुक जाता है ना। ऐसा क्यों होता है कि आपका लंग्स सब पूरा स्ट्रेच कर चुका है, उसमें जगह नहीं है, तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो तुरंत आपके उस सेंटर को ऑफ कर देगा जहां से आप इनहेल कर रहे थे। तो एक लिमिट के बाद आप ज्यादा एयर इनहेल नहीं कर सकते, इसको लिमिट ऑफ इंस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और ये है हमारा मैकेनिकल कंट्रोल। ठीक है, चलो अब मैं इसको साफ करता हूँ। अब देखो कुछ टर्म याद रखिएगा, जैसे एक टर्म यूज करते हैं यूपिनिया कहते हैं। NOPA यूपिनिया, इसे नॉर्मल ब्रीदिंग कहा जाता है। एक एपिनिया होता है, नो ब्रीदिंग कहते हैं इसको। एक हाइपर पीनिया होता है,
और इसको टेकीपीनिया भी कहते हैं, टेकी। इसको इंक्रीज्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। एक ब्रेडीपीनिया होता है, देखो हाइपो कहते हैं, ब्रेडीपीनिया, इसको हाइपोपीनिया भी कहते हैं, हाइपोपीनिया, हाइपो। इसको डिक्रीज ब्रीदिंग कहते हैं। एक टर्म होता है हाइपोक्सिया, लेस ऑक्सीजन कहते हैं इन ब्लड। एक हाइपर कैपनिया होता है, ये होता है मोर CO2 इन ब्लड, मोर CO2 इन ब्लड, हाइपर कैपनिया। और इन दोनों को मिलाकर एस्फाइक्सिया कहते हैं, दम घुटना ऐसे कहते हैं, एस्फाइक्सिएशन कहते हैं, एस्फाइक्सिया। ऑक्सीजन भी कम है और CO2 बहुत ज्यादा है, कंबाइंड फॉर्म में इसको एस्फाइक्सिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा देखो HP का CO से जो कॉम्बिनेशन होता है ये फास्टर होता है, 210 times faster than the oxygen combination. तो HbCO जो बनता है, देखो Hb के CO के मिलने के प्रोसेस को इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और इसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं, डेडली होता है। HbCO का अमाउंट याद रखिएगा कि HbCO थोड़ा सा भी देखो, याद रखिएगा प्रेजेंस ऑफ लिटिल मोर अमाउंट ऑफ CO in blood results in कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाता है। और ये इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। क्योंकि Hb का जो CO से कॉम्बिनेशन है, नहीं एक्सेस O2 से, देखो मे बी इट मे बी, देखो प्योर ऑक्सीजन ज्यादा करोगे तो वो भी दिक्कत करता है, ऐसी बात नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा ना बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होने से, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट ज्यादा होने से भी दिक्कत है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी हो जाता है कई बार, देखो हम एक यूज करते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहा जाता है, ऐसा हो सकता है। बॉडी का कंडीशन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं होता। Hb का CO से जो एफिनिटी होता है वो 210 टाइम ज्यादा होता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा भी CO अगर बढ़ेगा ना तो बहुत ज्यादा HbCO से कंबाइन कर जाता है और फ्री हीमोग्लोबिन का नंबर क्या होगा, अमाउंट कम हो जाता है। तो लिटिल मोर अमाउंट ऑफ CO की वजह से क्या होगा, देखो डिक्रीज एरोबिलिटी कहता है, डिक्रीज एरोबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ब्लड में रहेगा भी
तो ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि HbCO बन चुका होता है पहले से, जल्दी बन जाता है वो। तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में होगा, उसके बावजूद भी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल अब आपके ब्लड में नहीं है, वो HbCO से कंबाइन कर चुका है। कहने का मतलब ये देखो कि अगर आपके ब्लड में Hb है और ऑक्सीजन भी है और CO भी है, तो इससे जो कॉम्बिनेशन का पार्ट है देखो, अगर ये मान लो x टाइम ये ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो ये 210x टाइम मोर रैपिडली होता है, मोर रैपिडली कहता है। तो क्या बन गया ये HbCO, और इधर क्या बनेगा HbO2। तो Hb के साथ CO का बहुत घनिष्ठ मित्रता होता है, बहुत जल्दी कंबाइन करता है, तो इससे हमें प्रॉब्लम होती है, डेडली भी होता है कई बार, ये जानलेवा हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें ज्यादा कहानी नहीं है, डिजीज बचा हुआ है कुछ, वो बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका, या कल वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका जो फ्लूइड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, डिजीज बचा हुआ है, कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको? चलिए फिर मिलते हैं कल।